हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा जो चैप्टर फिजिक्स का वेक्टर है उसका आज हम जो पार्ट 1 है उसको डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम वेक्टर होता क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन को कैसे बताता है, ये पूरा जो इसका इंट्रोडक्शन है उसको आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये जो वेक्टर का पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, एक के बाद एक वीडियो, आप पूरा चैप्टर एक साथ देखना चाहते हैं तो अर्थ जीएस यूट्यूब चैनल पर आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और साथ ही जो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पूरी प्लेलिस्ट अर्थ जीएस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा जो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो वेक्टर मतलब फिजिक्स में जो वेक्टर है सदिश, उसका पार्ट 1, जिसमें आज हम जानेंगे कि वेक्टर होता क्या है और वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और एक वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। देखिए वेक्टर वेक्टर मतलब सदिश। देखिए वेक्टर जानने से पहले हमारे जो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां होती हैं वो क्या होती हैं, पहले उनको जानते हैं। देखिए जो भौतिक राशियां होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां भौतिक राशियां बेसिकली वो राशियां होती हैं जिनको हम मीजर कर सकते हैं। मीजर मतलब माप सकते हैं, जिनका मापन संभव हो। जैसे कि आपके पास अनाज है तो आप क्या करेंगे, उसे माप सकते हैं, मीजर कर लेंगे कि 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, तो उसको आप मीजर कर सकते हैं। आपके पास कपड़ा है, आप उसे मीजर कर लेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, जितना मीटर होगा। यानी कि कपड़ा क्या हो गया, कपड़ा को हमने मीजर कर लिया। तो कपड़े बेसिकली हम किस में मीजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना, इसमें मीजर करते हैं मिलीमीटर में। तो जो कपड़ा है उसको बेसिकली हम लेंथ यानी लंबाई एक भौतिक राशि है ना, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, कितना भार है द्रव्यमान, है ना। तो ये सभी भौतिक राशियां हैं। लेकिन यदि हम कहें कि आज मैं बहुत थक गया हूं, मान लो सपोज दैट थक गया हूं, तो आप बता सकते हैं कितना ग्राम थक गया हूं या कितना मीटर या कितना किलोमीटर थक गया हूं। यानी कि हम इसे मीजर नहीं कर सकते। यानी कि ये क्या है, एक भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिस चीज को हम मीजर ना कर सकें। यानी मैं कहूं कि थकावट को महसूस कर सकते हो, क्या फीलिंग्स को मीजर किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां नहीं है और हम भौतिक राशियों को मीजर कर सकते हैं। और जो भौतिक राशि को अगर हम दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है सदिश और दूसरा होता है अदिश। क्योंकि इसमें दिश लगा है, दिश मतलब दिश का मतलब दिशा, तो हम भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, एक तो सदिश और दूसरा होता है अदिश। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर और स्केलर को मतलब जो अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। देखिए
वेक्टर क्या होता है? वेक्टर यानी कि जिसमें दिशा हो, देखो उसमें लिखा दिश, यानी मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, यानी जिसमें दिशा सहित दिशा हो, यानी कि जिसमें दिशा हो और जिसमें परिमाण हो, वो क्या होगी? सदिश राशि होगी। लेकिन ये एक अधूरी डेफिनेशन है, ये एक अधूरी डेफिनेशन है कि जिसमें दिशा हो और जिसमें परिमाण हो वो एक सदिश राशि होगी। ये एक आधी और अधूरी डेफिनेशन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि, और अगर एक सेकंड फिर एग्जांपल समझते हैं, पहले इसमें देखते हैं। देखिए जो अदिश राशियां होती है, स्केलर क्वांटिटी, उनमें क्या होता है? उसमें ओनली दिशा, देखिए उसमें ओनली क्या होता है? परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? परिमाण। आपको इसमें दिख रहा होगा दिश, आ का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा, यानी जिसमें दिशा ना हो, केवल क्या हो? परिमाण हो। कह सकते हैं इसमें दिशा तो होता है परंतु, मतलब परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है, वो क्या होते हैं? अदिश राशि। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि सदिश राशि के मैंने एग्जांपल ले लिए, लाइक आपने बोला कि विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बट अगर हम अदिश राशि में देखें तो उसमें आप कहोगे कि जिसमें परिमाण हो और दिशा ना हो, ऐसी तो कई सारी भौतिक राशियां होगी, जैसे कि लंबाई। लंबाई को क्या आपने कभी देखा है दर्जी, मतलब दर्जी सिर्फ पूर्व की दिशा में या पश्चिम की दिशा में बैठकर कपड़े को मापता है? ऐसा तो नहीं होता है। वो वहां पर डायरेक्शन का कोई खेल नहीं होता है, यानी जो दूरी है ना, जो दूरी है वो एक अदिश राशि है, उसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल परिमाण होता है। आपने कभी देखा है कि आप मार्केट गए और वहां पर आपने कहा 5 किलो आलू दे दो पूरब दिशा में? ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आलू यानी कि द्रव्यमान यानी कि भार, आलू अपना क्या है? बेसिकली अदिश राशि है। इसमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अपना आलू क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान अपनी अदिश राशि है, द्रव्यमान। एक सेकंड, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? आई थिंक द्रव्यमान, हाँ, दूरी और द्रव्यमान, हाँ, द्रव्यमान। यदि हम एक बात कहें कि वल, मतलब आप को मुझे थप्पड़ मारना है, समझ लो, मान लो एक एक व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति है। अब हम एग्जांपल लेते हैं बल और विद्युत धारा का। इनमें आपको पहचानना है कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। सदिश जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, और अदिश मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, तो वो अदिश राशि होती है। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, यानी कि उदाहरण लिया कि बल और विद्युत धारा में कौन सदिश है और कौन अदिश है, बिकॉज यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखिए बल तो अपन इजीली, देखिए एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। मान लीजिए आपका जो ए व्यक्ति है वो बी व्यक्ति को एक थप्पड़ मारना चाहता है। मान लो कोई बात हो गई जिसको ए व्यक्ति को गुस्सा आ गया और बी व्यक्ति को क्या मारना चाहता है? थापड़ मारना चाहता है, यानी कि उस पर फोर्स लगाएगा, वो 10 न्यूटन का झापड़ मारेगा खींचकर। मान लो वो 10 न्यूटन का क्या लगाना चाहता है? फोर्स लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहता है? फोर्स। 10 न्यूटन से एक थप्पड़ मारना चाहता है, तो क्या करेगा? तो यहां पर क्या करेगा वो? देखिए वो
ऐसे मार देगा जैसे मैं खड़ा हूं और एक सामने आप है, मतलब मैं बी हूं और आप ए हैं, आपको इधर थप्पड़ मारना है मुझे, तो आप कैसे मारोगे? यहाँ मतलब आप यहाँ खड़े हो इस तरफ और आप आओगे सीधा मार दोगे तो आप उधर जाके दीवार में मिलोगे। आपको इधर से मारना पड़ेगा, या आप एकदम मुझे एक दिशा का डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो थप्पड़ मुझे ही घले आके। ऐसा नहीं है कि आप इधर से इधर मार रहे हैं सीधे दीवार में जाके आप घलोगे, या आपने मारा और इधर फट घले आपका। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ आई कि जो फोर्स है 10 न्यूटन का, अगर आपको मुझे थप्पड़ मारना है तो एक फिक्स डायरेक्शन में ही मारना होगा, वरना कहीं आपके ही 10 न्यूटन की जगह 20 न्यूटन का घल जाएगा, है ना। जैसे आपको मुझे यहाँ से मारना होगा या यहाँ से या सामने से। अगर आप मुझे इधर से मारोगे तो इधर जाके आप सीधा, मैं तो इधर दीवार सटा रहूंगा और आप सीधा वहां जाके सट जाओगे उससे। तो इसका मतलब कि जो बल है उसमें 10 न्यूटन का तो अपना हो गया परिमाण। परिमाण बेसिकली क्या होता है? देखिए, परिमाण कहने का तात्पर्य, जैसे आपने लिखा 10 न्यूटन का बल मारा, मतलब 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, तो ये जो 10 न्यूटन है वो ही क्या? परिमाण, मैग्नीट्यूड। क्या है? परिमाण। और आपने मान लीजिए अगर वो जो ए व्यक्ति पूर्व दिशा में मारे तो सीधा थप्पड़ बी के घलेगा, क्या? पूर्व की दिशा में। यानी 10 न्यूटन का बल यदि व्यक्ति ए बी को पूर्व दिशा में मारे तो उसके मतलब घल जाएगा थप्पड़ 10 न्यूटन का। तो हमें इससे यह समझ आया कि ये तो परिमाण हो गया और ये दिशा हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी परिमाण भी है और दिशा भी है। इसका मतलब ये एक सदिश राशि है। ये क्या है? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। लेकिन अब देखो, क्योंकि अभी इसमें एक चीज और बाकी है यहाँ पर, उसको समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिए। देखिए, लेकिन जो विद्युत धारा में आप कहोगे विद्युत धारा में, विद्युत धारा भी है, विद्युत धारा में क्या होता है? मान लो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये अपना परिमाण हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि इसमें दिशा भी होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आप दिशाएं निकालते हैं कि इस दिशा में जा रही है, कई सारे नियम लगाते हैं, है ना। कई सारे आप दाएं हाथ बाएं हाथ के नियम लगाकर जो विद्युत धारा की दिशा का पता लगाते हैं। इसका मतलब इसमें दिशा भी होती है। क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। तो आपको अब आप क्या कहेंगे कि दिशा और परिमाण जिसमें भी हो वो तो एक सदिश राशि हो गई। इसका मतलब आपका कहना है कि जो विद्युत धारा है वो भी सदिश राशि है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। बट ये जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। हाउ? कैसे? हमने एक चीज मिस कर दी यहाँ पर। ये सिर्फ कई बार ये डेफिनेशन याद करने से गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि सदिश में एक चीज और होती है, सदिश योग का नियम। सदिश योग का नियम देखिए, पहले हम यहां पर देख लेते हैं, पॉइंट में लिख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में समझेंगे। सदिश योग का नियम, सदिश योग के नियम का क्या करता है? ये पालन करता है। लेकिन यदि हम यहां पर देखें तो ये जो है ना, ये सदिश योग के नियम का, अदिश जो है ना, वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करते। देखिए, बेसिकली हम यहां पर सदिश योग के नियम को समझते हैं। पहले जो अपना बल वाला कॉन्सेप्ट था उसके लिए सदिश योग समझते हैं कि जो सदिश राशियां कैसे कैसे सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। देखिए, सदिश योग बेसिकली, देखिए मान लीजिए ये एक लड़का ए है, उसके ये दोनों ये हाथ है मान लो, और यहाँ कोई
उसे पकड़कर खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, और यहां पर इस तरफ 10 न्यूटन के बल से कोई खींच रहा है ना, इधर भी 10 न्यूटन और इधर भी 10 न्यूटन। लेकिन हम जानते हैं कि वेक्टर में हमें दिशा का भी ख्याल रखना होता है। इसकी दिशा इस तरफ है, और ये जो मान लो ये व्यक्ति ए है और इधर जो खींच रहा है वो बी है व्यक्ति, और इधर सी व्यक्ति खींच रहा है। तो जो ए व्यक्ति है वो 10 न्यूटन से, उसको 10 न्यूटन से बी व्यक्ति खींच रहा है, और ए व्यक्ति को 10 न्यूटन से जो व्यक्ति सी है वो भी खींच रहा है। लेकिन जो आप बताइए क्या होगा, ये व्यक्ति जो ए व्यक्ति की तरफ मतलब बी व्यक्ति की तरफ चला जाएगा या सी व्यक्ति की तरफ चला जाएगा, किस तरफ जाएगा, यानी बी व्यक्ति की तरफ या सी व्यक्ति की तरफ। तो जो ए व्यक्ति है वो ना तो बी व्यक्ति की तरफ जाएगा और ना ही सी व्यक्ति की तरफ जाएगा, वो वहीं पर खड़ा रहेगा जहां पर वो है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि जो इधर का 10 न्यूटन है और इधर का 10 न्यूटन है, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे, यानी जो इधर भी खींच रहा है 10 न्यूटन, इधर भी खींच रहा है 10 न्यूटन। दिशा मतलब परिमाण, ये बेसिकली 10 न्यूटन क्या है, 10 न्यूटन क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड बराबर है परंतु दिशाएं विपरीत है। और जब भी ऐसा हो किसी वेक्टर के साथ, तो वहां पर एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं, ये व्यक्ति जहां पर है वहीं पर खड़ा रहेगा। सदिश योग का नियम ये कहता है कि यदि परिमाण समान परंतु दिशाएं विपरीत हो तो सदिश राशियां जो होती हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, कैंसिल। क्योंकि मान लो ये है, मैं ऐसे 10, इधर भी 10 न्यूटन इधर भी 10 न्यूटन, तो क्या ये हलेगा कहीं, ना इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव ये कैंसिल कर देगा। इसका मतलब सदिश योग नियम यही कहता है कि अगर परिमाण समान परंतु दिशाएं विपरीत हों तो दोनों जो सदिश होती हैं एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देती हैं। ये हो गया सदिश। तो इसने सदिश योग के नियम का पालन किया, इसने कैंसिल कर दिया एक दूसरे के प्रभाव को। या ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति को कोई इधर से खींच रहा है 15 न्यूटन और इधर कितना 10 न्यूटन, वही सी मतलब जो ए व्यक्ति को, जो ए व्यक्ति है उसको बी व्यक्ति इधर 15 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है। अब यहाँ पर दिशाएं विपरीत और परिमाण भी अलग अलग है। तो आपको क्या लगता है, जो 15 न्यूटन बी व्यक्ति है वो ज्यादा ताकत लगा रहा है और जो 10 न्यूटन है वो कम ताकत लगा रहा है, तो जो ए व्यक्ति है वो बी व्यक्ति की तरफ चला जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार होगा, जो व्यक्ति मतलब इसका देखो ये तो इसके विपरीत है, यानी कि 10 न्यूटन माइनस मतलब 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, यानी जो सी व्यक्ति है वो बी व्यक्ति का सिर्फ 10 न्यूटन ही कैंसिल कर पाएगा। 5 न्यूटन जो एक्स्ट्रा फोर्स है इसका, देखिए 15 है इसका 10 है, तो ये जो बी न्यूटन जो बी है ना उसका 5 न्यूटन ज्यादा है, तो जो 5 न्यूटन इन दोनों घटाने के बाद जो 5 न्यूटन बचेगा उस व्यक्ति का इस तरफ लगेगा, जो कि बी तरफ वो चला जाएगा ए व्यक्ति। तो ये है सदिश योग का नियम, हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और यदि आपको दूसरा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए विद्युत धारा के लिए, मान लो आपके पास यहां पर 2 एम्पियर की धारा जा रही है, 2 एम्पियर की धारा जा रही है। एक तार है आपके पास, एक कोई मान लो एक तार है आपके पास, उसमें 2 एम्पियर की धारा जा रही है। कितनी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। और आपने क्या किया, यहां से आपने ऐसा करके और ऐसा एक जंक्शन बना दिया, जंक्शन यानी कि एक संधि बना दी, जिसमें क्या हुआ, यहां पर इस प्रकार से 1 एम्पियर इसमें जाने लगी और 1 एम्पियर इसमें जाने लगी, है ना। अब क्या होगा, यहां पर मैंने लगा दिए बल्ब, क्या लगा दिए, यहां पर एक ऐसी, यहां पर बल्ब लगा दिया और एक
यहाँ पर बल्ब लगा दिया, एक यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ये हमने एक ये बल्ब लगा और एक ये बल्ब लगा। तो अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, सदिश योग के नियम के अनुसार, मतलब ये मान लो जंक्शन है, ये यहाँ पर मान लो कोई भी, यहाँ पर एक जंक्शन है, वी जंक्शन है। तो मान लो मैं जंक्शन हूँ, मैं संधि हूँ, मेरे इस तरफ 10 एम्पियर, मैं एक तार हूँ मान लो, मुझ में मतलब इधर से 10 एम्पियर, नीचे से 2 एम्पियर आ रही थी, उसमें एक जंक्शन बनने का 1 एम्पियर इधर चली गई और 1 एम्पियर इधर चली गई। तो क्या हुआ, इधर 1 एम्पियर, इधर भी 1 एम्पियर, दोनों का परिमाण कितना है, दोनों का परिमाण समान है, परिमाण 1 एम्पियर इधर भी, 1 एम्पियर इधर भी, लेकिन दिशाएं विपरीत है। अकॉर्डिंग टू सदिश योग के नियम के अनुसार अगर हम देखें, सदिश योग नियम क्या कहता है, परिमाण दोनों के समान है, दोनों 1 एम्पियर है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो दिशा विपरीत होने पर एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर भी बल्ब जलेगा और यहां पर भी बल्ब जलेगा, यानी कि इसमें भी 1 एम्पियर जा रही है और इसमें भी 1 एम्पियर जा रही है, तभी तो ये बल्ब जल रहा है, वरना 1 एम्पियर कैंसिल कर देना चाहिए था और इसमें ये बल्ब नहीं जलना चाहिए था। इस कारण हमें ये समझ आया कि इसमें बल्ब जला, तो जला कैसे, ये इसलिए जला क्योंकि ये जो है ना विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, जिसके कारण इधर भी 1 एम्पियर, इस वाले तार में भी 1 एम्पियर, इस वाले तार में भी 1 एम्पियर धारा बहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो अपना विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है लेकिन दिशा भी होती है, पर ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, मतलब सदिश योग का पालन नहीं करता है। तो अपना जो मेन अगर पॉइंट कहें तो वो यही है, सदिश योग के नियम का पालन, ये अपना मेन पॉइंट है समझने के लिए सदिश योग। इसके बाद देखिए, ये अपना वेक्टर का बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वो था। इसके बाद हम जानेंगे सदिश का, कैसे सदिश को लिखा जाता है। देखिए सदिश को लिखने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। एक सेकंड, है ना, एक सदिश को कैसे लिख सकते हैं। हमने अभी देखा कि सदिश में क्या क्या आते हैं, विस्थापन, वेग, बल, ये सभी क्या है, ये सभी सदिश हैं, क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है, सदिश, इसमें दिशा भी होती है और सदिश योग का नियम का पालन भी करता है। इसके बाद एक सदिश, तो हमने एग्जांपल लिया, एक सदिश हमने ली विस्थापन, है ना, विस्थापन। तो हम इसको कैसे सदिश रूप में लिखेंगे विस्थापन को, तो देखिए एस के ऊपर एक वेक्टर लगाएंगे, एस के ऊपर एक वेक्टर लगाएंगे, जहां पर एस मतलब हमने विस्थापन को एस से दिखाया, और विस्थापन सदिश को, विस्थापन चूंकि सदिश है तो सदिश को हम एक तीर के द्वारा दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से, ये एक सदिश के द्वारा दिखाते हैं, और जो तीर की लंबाई होती है वो परिमाण दिखाता है, मैग्नीट्यूड, और जो ये पार्ट है उसको कहते हैं टेल, यानी कि पूंछ, और ये जो आगे वाला पार्ट है इसे हेड कहते हैं, हेड बोले तो सिरा, कुछ इस प्रकार से। तो हम जानते हैं कि कोई भी सदिश होगी तो उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, पहला तो परिमाण, मान लो 10 मीटर। अब ये तो हो गया क्या, परिमाण, यानी ये जो एस वेक्टर है वो 10, इसका परिमाण कितना है, 10, ठीक है। अब इसकी दिशा क्या है, तो आपको पता होगा कि दिशा क्या होती है, ये वाली दिशा इस तरफ पूरब होती है, इस तरफ पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो कह सकते हैं 10 मीटर किस तरफ,
पूर्व की तरफ, पूर्व की ओर। तो हमने परिमाण, और ये क्या है परिमाण, और ये क्या है दिशा। तो हमने क्या कहा, ये एक विस्थापन सदिश हो गई 10 मीटर पूरब की ओर। ये परिमाण हो गया और ये दिशा हो गई। यानी कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास वेक्टर ए है, तो ए के ऊपर तीर लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे ए वेक्टर। तो जो ए वेक्टर है वो जो है वो परिमाण, ये क्या है परिमाण। परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं, परिमाण को बेसिकली ऐसे लिखते हैं, जो आप मॉड के अंदर जो आपकी सदिश है वो बस इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर सदिश क्या है ए वेक्टर, ये अपना परिमाण हो गया। और दिशा लिखने के लिए हम एक कैप का यूज करते हैं। बेसिकली ये जो है ना इसको बोलते हैं इकाई सदिश। ये बेसिकली क्या है इकाई सदिश, क्या है इकाई सदिश, इकाई सदिश। ये इकाई सदिश जो है ना वो बताता है दिशा को, ये किसको बताता है दिशा को। और इकाई सदिश जब भी बोल दिया जाए तो इसके लिए परिमाण 1 होगा, इकाई सदिश के लिए परिमाण 1 होगा। और इकाई सदिश को हम एक कैप से लिखते हैं, क्या कैप ऊपर लगा देते हैं। जिसका भी इकाई सदिश निकालना हो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो ये निकालना है ए कैप जो हो जाएगा वो, इसको अगर हम नीचे भेज देंगे ए वेक्टर अपॉन, एक सेकंड, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। चूंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि मॉड ऑफ एक वेक्टर जो है ना, मतलब जो ए का परिमाण वो 1 है, यानी कि ए इज इक्वल टू, मतलब ए कैप ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, है ना। तो ये है अपना। और यदि आपको परिमाण निकालना हो, परिमाण का सूत्र जो होता है वो होता है वेक्टर अपॉन ए कैप, ए वेक्टर अपॉन ए कैप। यानी कि परिमाण जो हो जाएगा ए का वो ए सदिश अपॉन इकाई सदिश, ए का इकाई सदिश हो जाएगा। ये अपना हो चुका है। और जो इकाई सदिश होता है वो दिशा बताने वाला सदिश होता है, क्या दिशा बताने वाला सदिश, इकाई सदिश। दिशा बताने वाला सदिश कौन सा होता है, इकाई सदिश। इस प्रकार से अपना यूनिट वेक्टर हो गया इकाई सदिश। सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट P है, Q पर आके खत्म होता है, तो ये एक PQ सदिश हो गई। तो इसका अगर हम लिखना चाहें जो PQ वेक्टर, वो PQ का मॉड, मतलब ये क्या है PQ सदिश है, वो बराबर हो जाएगा PQ के जो परिमाण के और PQ की जो दिशा है PQ कैप। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ये हो गई अपनी PQ, है ना। और देखिए एक होता है क्या अभिलंबवत सदिश, इसको सबसे पहले देखते हैं अभिलंबवत इकाई सदिश। फिर इसके बाद हम सदिशों के प्रकार देखते हैं, सदिश के प्रकार। देखिए अभिलंबवत सदिश क्या होता है, आपने अक्ष पढ़े होंगे x, y और z। देखिए आपने पढ़े होंगे x, y और z, ये पढ़े होंगे x, y और z। बेसिकली हमें कोई वेक्टर दी गई है, मान लो आपको बोला गया है कि मतलब जो अभिलंबवत इकाई सदिश होता है वो हमें x अक्ष में जो इकाई सदिश होता है उसे i कैप में लिख सकते हैं, y अक्ष में जो इकाई सदिश होता है उसे j कैप में लिख सकते हैं, और जो z एक्सिस में इकाई सदिश होता है उसे k कैप में लिख सकते हैं।
ये होते हैं अभिलंबवत सदिश। यदि आपको बताना हो कि एक्स अक्ष में आपको 10 मीटर चलना है, मान लो एस वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर, किसमें? एक्स दिशा में, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे? क्या लिख सकते हैं? मतलब कुछ इस प्रकार से ही तो लिखेंगे। ये आपका हो गया आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस का इकाई सदिश होता है आई कैप और परिमाण इसका 10 मीटर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई कैप, इस प्रकार लिख सकते हैं। 10 मीटर आई कैप इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, है ना। ये आई जे कैप इनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यूज होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ सदिशों के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सदिश के इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जो वेक्टर होती हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उनमें अपना पहला जो पॉइंट है कि हम वेक्टर को तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हमें पता है। पहली चीज हमने मान लिया ये अपने पास एक ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर। ये अपने पास ए वेक्टर है ना। आपने इसको 360 डिग्री घुमा दिया। क्या कर दिया? घुमा दिया। किसको? वेक्टर को। किसको घुमाया? वेक्टर को। मान लो ये नहीं, अपने थोड़ा अच्छा, अपने मान लिया ये है एक हमारे पास, ये अपने पास ए वेक्टर है। आपने इसको 360 डिग्री घुमा दिया, 360 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक जो वृत्त बनता है वो जो होता है उसका जो होता है एंगल वो 360 होता है। यानी कि हमने ऐसा पॉइंट, मतलब ऐसा करके ऐसा, तो हमने बेसिकली एक पूरा चक्कर लगा दिया। क्या लगा दिया? चक्कर लगा दिया 360 डिग्री में। 360 कहने का तात्पर्य ऐसा है, जैसा मैं अभी खड़ा हूं तो मैं ऐसा घूम के पूरा वहीं पर आ जाऊं, तो मैं कितना घूम गया? 360 डिग्री घूम गया। उसी प्रकार जो ये वेक्टर है, इसको यदि हम, ये देखिए ये अपनी ए वेक्टर थी, इसको मैंने घुमाना स्टार्ट किया, ऐसा लेके और आगे ले गया, पूरा वेक्टर को घुमा दिया, तो वेक्टर तो वहीं पर आ गई, वेक्टर वहीं पर आ गई। यानी कि जो वेक्टर पहले थी वही वेक्टर बाद में हो गई। यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ किस में बदलाव किया है? एंगल में बदलाव किया है। परिमाण में बोले तो दिशा में बदलाव करने की कोशिश करी है, लेकिन 360 घुमाने पर दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है, और परिमाण में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं है। हम किस में बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे? दिशा में। इसका मतलब यदि हम 360 घुमा दें तो वही वेक्टर फिर से आ जाएगी। यानी कि 360 किसी वेक्टर को घुमा दिया जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही वेक्टर बनी रहेगी जो वेक्टर पहले थी। ठीक है, मैं जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं, है ना, अगर मैं 360 घूम जाऊं इस प्रकार से तो कोई चेंज आएगा? क्या नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। बेसिकली किसी वेक्टर, मतलब मैं नहीं, मतलब एक वेक्टर, मान लो मैं एक वेक्टर हूं और मैं 360 डिग्री घूमकर फिर से वहीं आ जाऊं, तो देयर इज नो एनी चेंज, क्योंकि मैं फिर से वहीं पर आ जाऊंगा। ये अपना पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है किसी भी वेक्टर को, कोई आपकी जो वेक्टर है या सदिश है, उसको आप समांतर कहीं भी उठा के रख दो, समांतर विस्थापित कर सकते हो। समांतर विस्थापित कर सकते हो। देखिए मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जैसे अपनी जो ये वेक्टर थी ए वेक्टर, इसको आप समांतर मतलब सकते हो पैरेलल,
पैरेलल कहीं पर भी ले जाओ, यहां से उठाओ आप यहां ले गए, लेकिन समांतर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। समांतर कहने का तात्पर्य इनके बीच थीटा 90 थीटा 0 होना चाहिए, समझ रहे हैं? समांतर होना चाहिए, समांतर, समान अंतर होना चाहिए। आप इसको उठा के यहां रख दो, यहां रख दो, जैसे है ना, अभी भी इसका आपने इसको उठाकर ऊपर रख दिया, आपने इसको उठाकर यहां रख दिया, लेकिन उठाकर रखते समय एक चीज का ख्याल रखना है कि हमें समांतर ही विस्थापित करना है। कहाँ? समांतर। आप इसको उठाकर यहां रख दो, इसको उठा के आप यहां रख दो, लेकिन समांतर ऐसा नहीं है कि आपने उठा के इसको ऐसा घुमा दिया, ऐसा रख दिया इस वेक्टर को, तो ये गलत हो जाएगा। या आपने इसको ऐसा नीचे की तरफ रख दिया, नहीं, इसको सिर्फ हम इसी के समांतर विस्थापित कर सकते हैं, समांतर विस्थापित कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वेक्टर को उसके समांतर विस्थापित किया जा सकता है और उस वेक्टर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि हम किसी वेक्टर को विस्थापित करें समांतर तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपने दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद वेक्टर के टाइप, प्रकार। वेक्टर बेसिकली होता क्या है ये हम देख चुके हैं। वेक्टर को निरूपित कैसे करते हैं, उसका एकांक सदिश, इकाई सदिश, अभिलंबवत सदिश, एक्स अक्ष में सदिश, इतनी सारी चीज अब हम देख चुके हैं, ये देख चुके हैं। इसके बाद हम कुछ टाइप पढ़ लेते हैं। प्रकार, प्रकार में जो अपना पहला है वो है समान सदिश, चाहे समान सदिश। समान सदिश में आपको देखिए समान सदिश क्या होता है। समान सदिश में तीन चीजें समान होगी। पहला तो परिमाण समान होगा, परिमाण समान होगा, दिशा समान होगी, मात्रक समान होगा। मात्रा क्यों समान होगा? देखिए मान लीजिए आपके पास एक एस वेक्टर है, S1 वेक्टर है 40 मीटर आई दिशा में, है ना। अभी हमने समझा ये वाली एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर एकांक सदिश आई कैप होती है। एक सेकंड इसमें इंक डाल दी जाए। एकांक सदिश आई कैप होती है, ये हम जानते हैं। यदि हम S2 वेक्टर देखें, यदि हम S2 वेक्टर देखें, S2 वेक्टर देखिए समान सदिश कैसे होगी। हमने एक दूसरी वेक्टर ले ली, अभी हमने एक S1 वेक्टर ले ली। अब हम एक सेकंड देखिए एक हमने S1 वेक्टर ले ली जिसका परिमाण 40 मीटर है और दिशा आई कैप है। अब हमने एक दूसरा परिमाण ले लिया, एक दूसरी सदिश ले ली जो कि F2 है जिसका 40 न्यूटन आई कैप है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या जो ये F2 सदिश और S2 सदिश मतलब S1 वेक्टर और क्या कह सकते हैं S वेक्टर और F वेक्टर समान सदिश है या नहीं है? तो इसका आंसर देखिए क्या कहा गया था। पहला परिमाण समान हो, इसका 40 न्यूटन, इसका 40 मीटर, ठीक है। 40 दोनों का समान है परिमाण, है ना, ठीक है। इसकी दिशा समान है, इसकी भी आई कैप, इसकी भी आई कैप, दिशा भी समान है। लेकिन यदि हम देखें मात्रा, तो इसका मात्रा न्यूटन है और इसका मात्रा मीटर है, और हमें मात्रक भी समान होना चाहिए। यदि मात्रक समान होगा तो भौतिक राशि समान होगी। क्या होगी? भौतिक राशि समान होगी। यानी आपको
समान सदिश के लिए तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली तो जो आपकी परिमाण होना चाहिए वो समान होना चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर मात्रक भी समान होना चाहिए। जैसा हमने अभी देखा, एस वेक्टर और एफ वेक्टर में परिमाण दिशा समान थी, लेकिन भौतिक राशियां अलग थी, तो ये समान सदिश नहीं है। यदि हम यहाँ पर देखें, हमारे पास मान लो एक दूसरी सदिश है, मान लो ये सदिश है, S2 वेक्टर है, 50 आई कैप 50, यहाँ पर देखते हैं S1 वेक्टर इज इक्वल टू 50 जे कैप मीटर। दूसरी सदिश है आपके पास S2 वेक्टर इज इक्वल टू 50 जे कैप मीटर। तो यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर परिमाण भी 40 है, 50 है, परिमाण भी समान है, दिशा जे कैप बराबर समान है। मात्रक देखिए यहाँ पर मीटर और यहाँ पर भौतिक राशि भी समान है, यानी यहाँ पर दोनों जगह विस्थापन है। तो ये जो वेक्टर है ना, ये समान सदिश में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परिमाण दिशा मात्रक तीनों समान है, समान सदिश। इसके बाद जो हमारा दूसरा सदिश है वो है, देखिए जो हमने अभी जो एग्जांपल देखा था ना, जो एस और एफ का एग्जांपल वेक्टर वाला, वो असमान सदिश का एग्जांपल था। किसका? असमान सदिश का, जो अभी हमने देखा था। वहां पर परिमाण बराबर था, दिशा भी बराबर थी, लेकिन भौतिक राशियां अलग थी, वो असमान सदिश था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है समांतर सदिश। समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश, ऋणात्मक सदिश, शून्य सदिश, इन सभी सदिशों के बारे में अभी हम देखेंगे। एक सेकंड, अभी देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है जो वो है समांतर सदिश। देखिए समांतर सदिश, हाँ समांतर सदिश, समांतर सदिश में क्या होगा? समांतर यानी कि जो आपके पास दो वेक्टर है, दो सदिश है, उनके बीच एंगल थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। मान लो एक आपके पास ए सदिश है और एक आपके पास बी सदिश है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल क्या है? 0 है। यानी कुछ इस प्रकार से एक वेक्टर ऐसी है और एक वेक्टर ऐसी है ना। इसको अगर हम एक वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। यानी कि देखो इस प्रकार होता है, एक वेक्टर ऐसी होती तो यहाँ पर कुछ एंगल होता, मतलब कुछ होता 30, 45, लेकिन जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर रख रही हो तो वहां पर थीटा कितना होता है? 90, क्योंकि थीटा कितना होता है? 0। हम पढ़कर आए हैं कि कोई भी सदिश को हम उसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं। तो हम बी वेक्टर को मान लो समांतर विस्थापित करते हैं, ऊपर की तरफ ए वेक्टर के ऊपर रख देते हैं। तो बताओ ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, यानी इनके बीच एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं ये कैसी है? समांतर सदिश है। क्या है? समांतर सदिश। इसके दो पॉइंट है, दोनों की दिशाएं समान हो। पहला पॉइंट, दोनों की दिशाएं समान हो। दोनों की दिशाएं कैसी हो? समान हो। देखिए यहां पर भी देखा हमने, इसकी दिशा भी इस तरफ और इसकी दिशा भी इस तरफ, यानी कि दोनों की दिशाएं एक तरफ मतलब समान होनी चाहिए। और एक सदिश दूसरे सदिश का धनात्मक तथा अशून्य गुणक होता है। देखिए समझिए, एक सदिश
मान लीजिए इनका परिमाण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों सदिश की दिशाएं समान हो। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इनका परिमाण समान होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा समझिए एक सदिश ये है बेसिकली ए वेक्टर और एक सदिश ये है वी वेक्टर, तो हमें एक चीज दिख रही है, जो वी वेक्टर है वो छोटा है लेकिन दिशाएं दोनों की समान है। दोनों के बीच एंगल जो अपना बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0। तो ये क्या है, समांतर सदिश है, लेकिन इनका परिमाण तो समान नहीं है ना। परिमाण समान होना जरूरी नहीं है। इसके बाद ये जो पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट, ये कह रहा है, ये बताइए हम इसको जो बी वेक्टर है उसको हम लैम्डा ऑफ ए वेक्टर कह सकते हैं, नहीं, ए वेक्टर को लैम्डा ऑफ बी वेक्टर कह सकते हैं। यानी एक सदिश दूसरे सदिश का, जो एक सदिश है दूसरे सदिश का धनात्मक या फिर अशून्य गुणक होता है। जो आपका लैम्डा है वो क्या होगा, अशून्य होगा, अशून्य या बोल सकते हैं धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, लैम्डा जो है वो आपका धनात्मक तथा अशून्य होगा, धनात्मक या फिर अशून्य होगा। क्या होगा, मतलब यहां पर 0 नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि 0 आ गया फिर तो वो नल वेक्टर वाला मतलब शून्य सदिश वाला काम हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि परिमाण होना समान जरूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो आपकी एक सदिश है वो दूसरे सदिश की, एक सदिश दूसरे सदिश की अशून्य या कह सकते हैं अदिश या अशून्य तथा धनात्मक गुणक है। ये अपने 2 पॉइंट है समांतर सदिश से संबंधित। समांतर सदिश में दोनों की दिशाएं समान हो और एक सदिश दूसरे सदिश की अशून्य तथा धनात्मक गुणक होती है। ये अपना दूसरी सदिश ये हो गई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं तीसरी सदिश जो कि प्रति समांतर है। क्या है, प्रति समांतर, प्रति समांतर है ना। प्रति मतलब एंटी पैरेलल, देखिए समांतर हमने देख लिया, अब इसके बाद देखिए प्रति समांतर। प्रति समांतर, प्रति समांतर में क्या होता है, प्रति समांतर में बेसिकली जो एंगल होता है थीटा वो 180 डिग्री होता है। कहने का तात्पर्य जबकि एक ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये आपकी मान लीजिए बी वेक्टर है, और हम एक चीज पढ़कर आए हैं क्या, कि हम किसी भी सदिश को कहीं भी उठा के रख सकते हैं लेकिन पैरेलल, इसको हम ऐसा उठा ऊपर रख सकते हैं। तो हमने मान लिया जो बी वेक्टर को ए वेक्टर के ऊपर रखने की कोशिश करी, तो जब हमने रखी तो ये कुछ इस प्रकार की आई, देखो इस प्रकार की आई, जब ए वेक्टर इधर और वी वेक्टर कुछ इधर आई, और हमने इस वेक्टर को इधर उठाकर रखने की कोशिश करी, तो हमने इस पॉइंट से देखा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो आपका एंगल निकल के आ रहा है, जो आपका एंगल निकल के आ रहा है वो 180 डिग्री निकल के आ रहा है, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। यानी कि ये एक दूसरे क्या है, प्रति समांतर। ये ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के एंटी मतलब प्रति समांतर है। और यदि हम इसके पॉइंट देखें, पॉइंट पहला पॉइंट कहता है कि इनकी दिशाएं जो होंगी, कि देखिए इसकी दिशा इस तरफ और इसकी दिशा उस तरफ, यानी दिशाएं क्या होंगी, विपरीत। पहला पॉइंट, दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत। और दूसरा पॉइंट जो है ना
वो उससे पहले की तरह ही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एक सदिश अन्य सदिश में अशून्य तथा ऋणात्मक संख्या का गुणा प्राप्त होता है। देखिए, ये बताइए, मान लीजिए यहां पर एक एस वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब यहां पर दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां पर बी वेक्टर छोटा है। बी वेक्टर क्या अपना छोटा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ई वेक्टर लैम्डा ऑफ वी वेक्टर, बट दिशा इसकी इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा हमेशा। बट लैम्डा जो है ना, वो क्या नहीं हो सकता, अशून्य नहीं होगा, सॉरी शून्य नहीं होगा, अशून्य होगा। कैसा, अशून्य। और दूसरी चीज, ये ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। क्या, लैम्डा। पहली चीज कि जो आपका गुणक है जो कि लैम्डा है, वो पहली चीज अशून्य होगा और ऋणात्मक भी होगा। लैम्डा तो बेसिकली मतलब आपका जो, हाँ, गुणक क्या होता है, अशून्य तथा ऋणात्मक। कह सकते हैं एक सदिश दूसरे सदिश से दूसरे सदिश के अशून्य तथा ऋणात्मक गुणक होते हैं। गुणक होता है, यानी कि जो एक वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर का ऋणात्मक क्या होता है, गुणक होता है। ये अपना प्रति समांतर सदिश हो गया। इसके बाद संरेखीय सदिश। देखिए, संरेखीय सदिश, देखिए सम और रेखीय, समरेखीय यानी एक ही रेखा पर समरेखीय। देखिए फोर्थ है वो है संरेखीय सदिश। इस वेक्टर में बेसिकली कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक मतलब दो तीन आपके पास वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर। ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर। ये आपके पास डी वेक्टर है, इसकी ये आपके पास ई वेक्टर है, ये आपके पास एफ वेक्टर है। तो आपको यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, वो क्या है, एक ही लाइन पर है। अगर हम एक लाइन खींचना चाहें तो एक लाइन खींच दें और एक ही लाइन पर तीनों वेक्टर आ जाएंगे। एक ही लाइन पे क्या आ जाएंगे, तीनों वेक्टर आ जाएंगे। संरेखीय कहने का तात्पर्य, संरेखीय सदिश ऐसी सदिश होती हैं जो एक ही पथ पर उपस्थित होती है, एक ही मार्ग पर उपस्थित होती है। यदि हम एक सीधी रेखा खींच दें तो उस पर सभी सदिश आ जाए। जैसे हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी, उस पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर आ गए। तो यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, संरेखीय है। ओके, यहां पर देखें हम डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर। तो यदि हम यहां पर देखें, एक यहां से ऐसी लाइन खींचे, ऐसी एक ऐसी लाइन खींचे, लाइन खींचे, लाइन खींचे, तो एक हमने ऐसी सीधी लाइन खींच दी। तो यहां पर भी डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर एक ही पथ पर, एक ही रेखा पर उपस्थित है, संरेखीय सदिश। डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर क्या है, संरेखीय है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसा कि कुछ इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, है ना, जी वेक्टर, एच वेक्टर और आई वेक्टर। यदि हम यहां से एक लाइन खींचे, ऐसी 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 एक लाइन खींचे, तो ये जो जी वेक्टर, एच वेक्टर और आई वेक्टर क्या है, एक ही पथ पर है। क्या है, एक ही पथ पर है। तो ये क्या है, संरेखीय है। जो सदिश एक ही रेखा पर हो या एक ही रेखा के अंदर हो, जो सदिश एक ही रेखा पर हो, या
एक ही रेखा के अनुदिश हो, वो क्या है? समरेखीय होती है। क्या है? समरेखीय। ये हो गया अपना समरेखीय। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सहप्रारंभिक सदिश। सहप्रारंभिक सदिश, पांचवा सहप्रारंभिक सदिश। देखिए सहप्रारंभिक सदिश क्या होती है? इसका एक सीधा सीधा पॉइंट है, सहप्रारंभिक यानी इसका जो प्रारंभिक बिंदु होगा, सहप्रारंभिक यानी इनका जो प्रारंभिक जो वेक्टर्स है ना, उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जैसे कि देखिए ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर, तो यहां पर ये आपकी डी वेक्टर है ना, तो ये जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? ये मान लिया ओ, मान लिया मैंने, तो इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है जो कि ओ है। तो ये जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर क्या है? सहप्रारंभिक सदिश। सहप्रारंभिक सदिश, सहप्रारंभिक क्या है? सदिश। ये क्या है? सहप्रारंभिक सदिश है ना। कुछ इस प्रकार की भी हो सकती है। ये भी सहप्रारंभिक सदिश है। आपको क्यों, कैसे? मैंने देखो इसको आप ऐसा आगे ले जाओ पूरा, क्योंकि इसको हम समांतर विस्थापित कर सकते हैं। इसको भी ऐसा ले जाओ, इसको भी ऐसा ले जाओ, तो ये वाला हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पर तीनों क्या है? तीनों प्रारंभ हो रही है जिस पॉइंट से। तो ये वाला, ये जो वेक्टर्स है ना, ये भी क्या है? सहप्रारंभिक सदिश। सहप्रारंभिक क्या? सदिश। ये भी हो गई अपनी सहप्रारंभिक सदिश। इसके बाद देखिए समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, प्लेनर वेक्टर जो होते हैं, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, बेसिकली समतलीय सदिश क्या होते हैं? देखिए आपके पास, आपको पहले समतलीय से पहले तल क्या होता है, तल क्या होता है इसके पता होना चाहिए। देखो आपको पता होगा कि ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, इसको हम जेड एक्सिस मानते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो ये जो एक्स और वाई के मध्य जो प्लेन है, उस प्लेन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एक्स वाई तल। क्या है ये? एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल है। और यदि हम बात करें ये जो वाई जेड, वाई अक्ष और जेड अक्ष के मध्य जो तल है वो वाई जेड तल है। कौन सा? वाई जेड तल। और या आप इसको इस प्रकार से ही लिख सकते हैं, जेड को, जैसी आपकी इच्छा। और यदि हम देखें ये जो एक्स और जेड के मध्य जो तल होता है उसको हम जेड एक्स तल कहते हैं। ये हो गया अपने प्लेन। तो यदि कोई सदिश, यदि सदिश एक ही तल में उपस्थित हो, जो वेक्टर्स है आपकी वो एक ही प्लेन में हो, देखिए कुछ इस प्रकार, ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में जो कि एक्स वाई तल में उपस्थित है। यानी ये जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये क्या है? समतलीय सदिश है। ये एक ही तल में है,
इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, समतलीय सदिश। ये आप इधर देखिए, है ना। इसके बाद अपन अगर देखें ई वेक्टर, है ना, एफ वेक्टर, तो ई वेक्टर एफ वेक्टर भी एक ही प्लेन में, ये भी अपनी समतलीय सदिश हो जाएंगे, है ना। जी वेक्टर, एच वेक्टर, आई वेक्टर, तो जो ये सभी सदिश हैं वो एक ही तल में उपस्थित है, तो ये जो सदिश हो जाएंगी वो समतलीय सदिश हो जाएंगे। कौन सी? समतलीय सदिश। इसके बाद देखिए नल वेक्टर यानी कि शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? शून्य सदिश बेसिकली वो सदिश होती है जिसमें एक सदिश, देखिए शून्य सदिश क्या होता है? शून्य सदिश में कुछ इस प्रकार होता है, मान लो इधर ए वेक्टर है और इधर भी ए वेक्टर है, तो यहां क्या होगा, एक सदिश दूसरे सदिश के परिमाण को, देखिए बेसिकली शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है? शून्य होता है। और आपको दिशा का ज्ञात नहीं होती, दिशा हमें क्या नहीं होती? ज्ञात नहीं होती। क्योंकि अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इधर ए वेक्टर, इधर भी ए वेक्टर, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका परिमाण इसके परिमाण से कैंसिल हो जाएगा। देखिए मान लो आपके पास परिणामी निकालना है, परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, मतलब परिणामी सदिश, इन दोनों के बाद कौन सा सदिश निकल के आएगा? तो देखिए अब ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में से ए वेक्टर घटा के, देखिए जब हम 5 न्यूटन को 5 न्यूटन के साथ घटाते हैं तो 0 न्यूटन निकल के आता है, यानी कि सिर्फ परिमाण को घटाते हैं, जबकि मात्रक है या दिशा है वो वही रहती है। तो हमने यहां पर एक सदिश को दूसरे सदिश से घटाने पर, देखिए सदिश का जो नियम होता है वो ये कहता है, सदिश जो नियम होता है, एक सदिश के जो द्विमीय समानता का नियम होता है, देखिए सदिश योग क्या कहता है कि एक नहीं, आपका जो द्विमीय समानता का नियम क्या कहता है कि एक विमा को या एक भौतिक राशि को, तो ये भी तो एक भौतिक राशि है, ये भी तो एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि के साथ घटाते हैं तो उनका पहला तो विमा समान होता है, विमा मतलब दोनों राशियां समान, तो यहां पर एक ए वेक्टर से ए वेक्टर घटाने पर 0 वेक्टर निकल के आएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना निकल के आएगा? 0 वेक्टर, यानी इसको हम 0 सदिश कहेंगे, 0 शून्य सदिश, यानी कि हमारी जो परिमाण समान परंतु दिशाएं विपरीत होनी चाहिए, परिमाण समान दिशाएं विपरीत होनी चाहिए, तो यहाँ पर शून्य सदिश होगा नल वेक्टर। इसके आगे जो हम वेक्टर को नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज हमने वेक्टर्स क्या होता है, कुछ वेक्टर्स के प्रकार देखे, उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, और हेड और टेल क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को हम देख चुके हैं वेक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी जो सदिश योग के नियम को, त्रिभुज के नियम को, सबको देखेंगे पार्ट 2 में।